तुतनखामुन के खजाने कल्पना को चकित कर देते हैं। 5000 से अधिक वस्तुएं और उनमें से 2000 सोने और कीमती रत्नों से बनी हैं। केवल तुतनखामुन का मुखौटा ही 10 किलोग्राम सोने का है। फिरौन का आंतरिक ताबूत भी सोने से बना है और इसका वजन 110 किलोग्राम है। कुछ वस्तुएं फिरौन की दफन के लिए पारंपरिक होती हैं, जबकि अन्य दैनिक जीवन में उपयोग की जाती थी। उन्नीस सौ 22 का साल, अंग्रेजी मिस्रविद हॉवर्ड कार्टर ने तुतनखामुन की कब्र खोजी। 4 छोटे कमरे और अविश्वसनीय खजाने। सामने का कमरा, तुतनखामुन की रथ और 3 दफन बिस्तर, दर्जनों कुर्सियों, टेबल, मिट्टी के बर्तनों और अन्य घरेलू वस्तुओं के साथ भंडार। खजाने के कमरे, जहां फराओ के ममीकृत आंतरिक अंग रखे गए थे, और दफन कक्ष, जिसमें राजा का शरीर विश्राम कर रहा था। 3 ताबूतों और 4 लकड़ी के सरकोफेग में सरकोफेग। हम तुतनखामुन के नाम के साथ कारतूस देखते हैं, लेकिन उनके नीचे अन्य चिन्हों की रूपरेखा दिखाई देती हैं। और अपनी खोज के 100 साल बाद फिरौन की कब्र नई रहस्यों को उजागर कर रही है। छुपे हुए संकेत जो एक भूले हुए व्यक्ति के बारे में बताते हैं। महिला के मुख का प्रतीक चिन्ह सोने से मढ़ा गया था, घिस गया और अदृश्य हो गया। वैज्ञानिक नए साम्राज्य युग के महान व्यक्तियों की कब्रों में पाए गए वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इन खजानों की वास्तविक उत्पत्ति को समझ सकें। 3300 साल बाद इन घटनाओं के वर्णन के बाद वे इस फिरौन के शासनकाल की एक नई कहानी लिखेंगे। जरूरी था कि या तो कंगन को मकबरे के खजाने से हटा दिया जाए या नक्शे को बदल दिया जाए, लेकिन आदर्श अपराध नहीं होते। तुतनखामुन की कब्र में नई खोजें। काहिरा लक्सर। यूं 1500 साल पहले फराओ ने इस स्थान को दफनाने के लिए चुना। शायद इसलिए कि यह चट्टान आकार में पिरामिड की तरह दिखती है। राजाओं की घाटी दुनिया के पश्चिमी तट पर स्थित है, लक्सर शहर के सामने। इसे प्राचीन काल में थीब्स कहा जाता था। टोलेना, कारेयो का घाटी सबसे अविश्वसनीय खोजों का स्थान। इसमें 21 कब्रें खोजी गई थी। वहां पर भी महान व्यक्तियों की कब्रें थी, जिन्हें राजाओं ने इनाम के रूप में उनके पास दफन होने का सम्मान दिया था। यहीं पर 4 नवंबर 1922 को तुतनखामुन की कब्र की खोज की कहानी शुरू होती है। उस दिन हावर्ड कार्टर खुदाई स्थल पर पहुंचे और वहां की शांति से स्तब्ध रह गए। तभी मजदूर चुप हो गए, क्योंकि कई वर्षों की खोज के बाद उन्होंने आखिरकार कुछ पाया। कुछ ऐसा जो कब्र के स्थान की ओर इशारा कर रहा था, जो सीढ़ियों की पहली पायदान पर था, तो जमीन के नीचे जा रही थी। उस पहले दिन जैसे जैसे अन्य सीढ़ियां साफ की गईं, कार्टर को लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। यह एक संदूक के ढक्कन का हिस्सा था और कार्टर ने तुरंत इसे समझ लिया। इस पर कुछ शाही कारतूस थे। यह लकड़ी की पट्टी सीढ़ी के आखिरी पायदान पर थी, उन टुकड़ों के बीच जो ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई कीमत नहीं है।
ये काहिरा के संग्रहालय में फिर से इकट्ठे किए गए एक संदूक के टुकड़े थे। प्लेट वापस अपनी जगह पर आ गई। उस पर 2 नाम लिखे हुए हैं। तुतनखामुन की कब्र के अध्ययन में 2 प्रमुख नाम। उसके पिता का नाम अखेनातेन और उसकी बड़ी बहन का नाम मिरिटोपो। ये नाम अमारना के इतिहास से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। अमारना है वो शहर जो खिव और राजाओं की घाटी से 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अमरना राजधानी जो पेखनाटोन द्वारा स्थापित की गई थी सोनतो धामों से। इस फिरौन ने खुद को एक भगवान एटन और पृथ्वी पर उसके अवतार सूर्य डिस्क को समर्पित कर दिया। बस कल्पना करें यह यात्रा कितनी विशाल थी। 10 किलोमीटर की भारी भरकम एक पूरा शहर 6 साल से भी कम समय में खड़ा कर दिया गया था। राजा ने अपने नए शहर का नाम अखेतातोन रखने का निर्णय लिया। प्राचीन मिस्री भाषा में एटन का क्षितिज, यानी कि वह मानता था कि यही अमारना में धरती के ऊपर सूरज उगता है। नए पंथ ने नई वास्तुकला को जन्म दिया और यहाँ मंदिरों की छत नहीं होती थी ताकि उन्हें सूरज की रोशनी मिल सके। अटोन के मंदिर संरक्षित नहीं रहे, केवल छोटे टुकड़े और नींद ही बचे हैं। ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की और पत्थरों की मदद से दीवारों की रूपरेखा बनाई। कल्पना कीजिए कि यहाँ कुछ मीटर ऊंची दीवारें थी जो तैयार पत्थर के लट्ठों अलातातों से बनी थी। ये ब्लॉक मिस्र की खदानों में लगभग औद्योगिक पैमाने पर बनाए जाते थे और मुख्य लाभ था वजन, लगभग 50 किलोग्राम। यानी सामान्य कद काठी का व्यक्ति अपनी पीठ पर ऐसा ब्लॉक ले जा सकता था जिससे फराव के वास्तुकारों को इमारत जल्दी खड़ा करने की अनुमति मिलती थी, क्योंकि ब्लॉकों को एक के बाद एक रखा जा सकता था। स्पष्ट कमी यह थी कि अगर दीवारों को जल्दी से बनाना था तो उन्हें उतनी ही जल्दी तोड़ा भी जा सकता था। इसलिए अखनातोन के शासन के समाप्त होने के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया कि इन मंदिरों को पूरी तरह से नींव तक तोड़ दिया जाए और ब्लॉकों का उपयोग अन्य इमारतों के निर्माण के लिए किया गया। निर्माण शुरू होने के 10 साल बाद यह महान परियोजना पूरी तरह से असफल रही और शाही परिवार की किस्मत दुखद साबित हुई। लेकिन इसका क्या संबंध है नाइटेबे के संदूक का हावर्ड कार्टर द्वारा तुतनखामुन की कब्र के सामने? उस पर अखनातेन का नाम क्यों लिखा है? मेरे तातो नाम की उसकी बड़ी बेटी के साथ। उत्तर अपार्मे में शाही मकबरे में है। चट्टान में काटी गई मकबरा जहां से प्राचीन शहर का दृश्य दिखाई देता था। वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन वे अखेनातेन के शासन के दुखद अंत को पुनर्स्थापित करने की अनुमति देते हैं। वहीं और हम 2 छोटी राजकुमारियों को देखते हैं जो अंतिम संस्कार के बिस्तर पर लेटी हुई हैं। बात हो रही है राजकुमारी क्साटी पेनरे और उनकी छोटी बहन नेफरनेफ्रुए की। उनके सामने और उनके नेता के सामने शाही चुपा रो रही है। आगे एक नातोन खड़ा है जो दुख से भरा हुआ है। वह अपनी पत्नी नेफरटेटी का हाथ पकड़े हुए है जो रो रही है और दर्द से झुकी हुई है। एक हॉल के बाहर
यात्रा योजना पर हम देख सकते हैं कि परिवार के एक और सदस्य को दाई की गोद में लिया गया है। यह केवल राजकुमार तुतनखातून हो सकता है। इसका मतलब है कि वह अपने दो बड़ी बहनों की मृत्यु से कुछ समय पहले पैदा हुआ था। यहाँ शाही परिवार की महिलाएं हैं जिन्होंने दुख से अपने चेहरे हाथों से ढक लिए हैं। राजसी परिवार के साथ वे दो युवा राजकुमारियों की मृत्यु का सामना करते हैं। पड़ोसी कमरे में शोक की श्रृंखला जारी है। पुलिस ने एक नया प्रहार किया। तीसरी राजकुमारी की मृत्यु हो गई और यहां उसे एक मूर्ति के रूप में दिखाया गया है जिसके सामने शोक में है राजसी चुपा। यह राजकुमारी मकेटाटोन है। उसकी मृत्यु के समय उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। एकनातोन और नेफरतिति के साथ 3 बची हुई युवा राजकुमारियां हैं। बड़ी की मेरेतातोन, फिर अंकसन पातोन और सबसे छोटी नेफरनेफुआतोन तोशेरित। कैटोई का सिलहूट फिर गायब हो गया और वास्तव में वह अगली ही मरी। यह ज्ञात है कि वे बहुत जल्दी मर गई। फिर रानी माता तिएकी की बारी आई और 16th वर्ष में अकेनातेन के शासनकाल में उनकी प्रसिद्ध पत्नी नेफरतिति का निधन हो गया। राज परिवार में इतनी अधिक मौतों का कारण क्या था? अखनातोन और बाबुल के राजा के बीच कूटनीतिक पत्राचार में फिरौन की एक और पत्नी की मृत्यु का उल्लेख है जो शाही गाय में अमाजी में प्लेग से मरी थी। फराओ की बड़ी बेटी मेरेटाटोन ने महामारी को झेला। अपनी मां नेफरतिति की मृत्यु के बाद उसने अपने पिता अखनातोन से शादी की और राजा की मुख्य पत्नी का खिताब प्राप्त किया। उसका भाई तुतनखामुन अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसके पास सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के अधिक मौके थे। जारी रखिए। मेरेटाटोन की कहानियां काइवा संग्रहालय में हैं। इस बार खुद तुतनखामुन के खजानों के बीच। मार्क गोबोल्ड इस फराओ के इतिहास के सबसे अच्छे विशेषज्ञों में से एक है। वह संदेह करता है कि कुछ वस्तुएं मूल रूप से किसी अन्य मालिक की थी और वह इसके प्रमाण ढूंढना चाहता है। पहाड़ी क्रिस्टल शानदार। मार्क गोबोल्ड कनॉक के सर्कोफेगस से शुरू करते हैं जिनमें फराओ के आंतरिक अंग रखे जाते थे। इसमें सब कुछ सामान्य नहीं लगता। अंदर भी कुछ असामान्य नहीं है। इसलिए आलू को समझना मुश्किल है कि वह मूल रूप से किसका था। लेकिन उसका ध्यान ढक्कन के अंदर के असामान्य निशानों की ओर जाता है। हम तुतनखामुन के आलू को देखते हैं, लेकिन उनके नीचे पिछले लेखों की कमजोर रूपरेखा दिखाई देती है। तुतनखामुन के आलू। इसके नीचे पिछली लिखावट के निशान है जिसे मिस्रविद तुरंत पहचान लेता है। मार्क गोबोल्ड मिस्रविद मोंपेलियर विश्वविद्यालय। इस शिलालेख को पढ़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन अन्य उदाहरणों के आधार पर हम महिला फराओ का मूल कारतूस पुनः निर्मित कर सकते हैं जिसका उपनाम था अपने पति को कल्याण देने वाली। यानी ये छोटे छोटे सर्कोफेगी भी उसकी ही थी। महिला फराओ थी, जाहिर है म्यूटाटो। अगर ये छोटे सार्कोफेगी उसके थे और बाद में तुतनखामुन को दिए गए, तो उन 4 अल्बास्टर मूर्तियों का क्या जिनमें वे रखे गए थे?
मार्को गोबोल्ड को उन्हें करीब से देखने का अनोखा मौका मिलता है। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन वे इस तरह से स्थित हैं कि ये दो मूर्तियां एक दूसरे से बात करती हुई प्रतीत होती हैं। वे एक दूसरे की आंखों में कुछ मिलीमीटर की दूरी पर देख रही हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत ही भावुक है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने राजा के अंगों को रखने वाले बर्तनों को इसी तरह से रखा। अलाबास्टर के बर्तन पर 2 कारतूस हैं, जो फिरौन तुतनखामुन के हैं। बाईं ओर उसका सिंहासन नाम, दाईं ओर जन्म के समय दिया गया नाम। टोकरी के आकार में अंतिम प्रतीक के नीचे हम एक क्षैतिज रेखा देखते हैं, जो शायद नाम को दर्शाती है। साथ ही दाईं ओर हम पहले कारतूस को देखते हैं, जो काले रंग में घिरा हुआ है, लेकिन उसके नीचे दूसरे कारतूस की रूपरेखा दिखाई देती है। इसका मतलब है कि नाम को प्राचीन काल में ही ठीक किया गया था। इसे ठीक किया गया था ताकि यह संकेत मिले कि यह स्मारक तुतनखामुन को समर्पित है। तुतनखामुन के खजाने में से एक सबसे पवित्र वस्तु मूल रूप से किसी और व्यक्ति के लिए बनाई गई थी। और फिर से सबसे संभावित उम्मीदवार हमें मिकेटाटोन लगता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। तुतनखामुन के नाम के साथ गहनों में यह कंगन पाया गया था। ऐसा लगता है कि जो पुजारी फिरौन के अंतिम संस्कार के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने उसे नहीं देखा हुआ। हम 2 रानी के नाम देखते हैं, जो उपाधि वह जो अपने पति के लिए कल्याण लाती है धारण करती हैं। यानी बात उस महिला फराव की हो रही है जिसने टोनखामुन से पहले शासन किया था। यह कंगन दुर्लभ है क्योंकि इस पर उस महिला फराव का नाम बिना छेड़े हुआ है। बड़ी गलती। इस कंगन को या तो मकबरे के खजाने से हटा देना चाहिए था या फिर कारतूस को बदल देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि ज्ञात है, आदर्श अपराध नहीं होते। इसके अलावा इस कंगन पर मिकेटाटोन से संबंधित सभी वस्तुओं पर बिना किसी अपवाद के उसका नाम तुतनखामुन के नाम से बदल दिया गया था। लेकिन कुछ अचूक संकेत बचे हुए हैं। उदाहरण के लिए इस मूर्ति की आकृति। यह शानदार मूर्ति सुनहरे लकड़ी से बनी है और एक काले तेंदुए की पीठ पर खड़े फिरौन को दर्शाती है। यह भी तुतनखामुन के खजाने का हिस्सा है और उसकी कब्र में पाई गई थी। यह माना जाता था कि वह मृत फिरौन का चित्रण करती है, लेकिन एक विवरण अजीब लगता है। यह मूर्ति महिला फराव के अस्तित्व का एक अप्रत्यक्ष प्रमाण है। यह तूतनखामन की कब्र में पाई गई थी और उसके नाम पर रखी गई थी। लेकिन अगर आप आकृति को ध्यान से देखें तो छाती का झुकाव स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि यह एक महिला है। युवा महिला 16 वर्ष की, जो रानी थी और संभवतः तुतनखामुन की बहन मिकेटाटोन थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह रानी की एकमात्र संरक्षित मूर्ति है। यह एक बिल्कुल अनोखा और कीमती कलाकृति है, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई नहीं है। जैसा कि यह मूर्ति दिखाती है, मिकेटाटोन मिस्र पर शासन करने वाली कई महिला फराव में से एक थी। वह 15 या 16 वर्ष की आयु में सत्ता में आई, जबकि उसका देश उस युग की महाशक्ति अपनी शक्ति खो रहा था। एक ही समय में मिस्र में महामारी के साथ एक नई मुसीबत आती है।
देश जल्द ही उस सामग्री के बिना रह जाएगा जो सेना के लिए अत्यंत आवश्यक है, कांसे सामग्री जिसके बिना हथियारों का उत्पादन असंभव है। इसकी आपूर्ति बंद हो सकती है क्योंकि मिस्र ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कादेश खो दिया। कादेश की भूमिका मिस्र के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर प्राकृतिक गलियारे को नियंत्रित करता था जो आधुनिक तुर्की के क्षेत्र में स्थित हित्ती साम्राज्य और निकट पूर्व के बीच की सड़क थी। इसे सीरो फिलिस्तीनी गलियारा कहा जाता है। के माध्यम से उसके माध्यम से पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होती थी और विशेष रूप से ये टिन और तांबा ले जाया जाता था जिनके बिना कांसे का उत्पादन असंभव था। बिना टिन और तांबे के कांसे नहीं ढाला जा सकता और इसका मतलब है कि हथियार नहीं बनाए जा सकते। जो व्यक्ति व्यापार मार्गों को नियंत्रित नहीं करता उसे दुश्मनों के हाथों शीघ्र ही विनाश का सामना करना पड़ता है। अखनातेन ने कादेश को लेने का आदेश दिया ताकि मिस्र का व्यापार पर नियंत्रण फिर से स्थापित हो सके, लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत उसकी सेनाएं हार गईं। मिस्रियों को मध्य पूर्व में पहले से ही कई दशकों से हार का सामना करना पड़ रहा था। वे वास्तव में इस क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे थे। कादेश की हार के अत्यंत गंभीर परिणाम हुए। उस समय के मिस्रवासियों के लिए यह वैसा ही था जैसे अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध में भाग लेना। हार ने हित्तियों को यह अवसर दिया कि वे सीरियाई फलस्तीनी गलियारे में मिस्रवासियों के नियंत्रण में सब कुछ छीन लें और इसी समय ईसाई की मृत्यु हो जाती है। उसे यहाँ दफनाया जाता है एक गुफा में जो अमारना के पास चट्टानों में उसके आदेश पर बनाई गई थी, महल से कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। मिस्रवासियों के लिए स्थिति अत्यंत खतरनाक है। वे राजा की कार्यवाहियों पर संदेह करने लगे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकनाटोन उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा था क्योंकि देवता उन्हें दंडित कर रहे हैं। देवताओं ने उनकी रक्षा करना बंद कर दिया है। काफी जल्दी अखेनातेन को एक बुरे शासक के रूप में भुला दिया जाता है। उसके अस्तित्व के सभी निशान मिटा दिए जाएंगे। इस दीवार पर हम देखते हैं कि अखेनातेन की छवियों को मिटा दिया गया और तोड़ दिया गया। उस स्थान पर जहां राजा की छवि थी, केवल उसकी आत्मा सूर्य के अटोन डिस्क की किरणों में रह गई, लेकिन खुद डिस्क रह गई क्योंकि भगवान अटोन की पूजा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। भगवान ऋषि उसका सेवक था, फिरौन, जिसने लोगों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में अपना मिशन पूरा नहीं किया। अपने पिता की मृत्यु के समय मेरेटातोन 14 साल की थी। बड़ी बेटी और अखनातोन की महान पत्नी होने के नाते वह सिंहासन की सबसे करीबी उत्तराधिकारी बन गई। उसके भाई तुतनखामुन की उम्र 4 साल से अधिक नहीं थी। फिर मेरेटाटोन ने अपने दफन के लिए कीमती वस्त्रों को इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे कि हर नया फराव करता था। काहिरा संग्रहालय में मार्क गुबोल्ड तुतनखामुन के खजानों का अध्ययन जारी रखते हैं। इस समय उनकी रुचि घरेलू वस्तुओं में है और यहाँ वह फिर से महिला फराउन के निशान पाते हैं। यहाँ हम स्पष्ट रूप से तुतनखामुन का नाम देखते हैं जो चित्रलिपि में लिखा गया है, लेकिन इसके नीचे एक और नाम के मिटाए गए निशान दिखाई देते हैं। हम स्पष्ट रूप से यहाँ जीवन का चिन्ह हेप्री भृंग के आकार का चित्रलिपि देखते हैं और उसके नीचे अखनातोन का नाम है। यह नाम अंक हेपेरुए है, अखनातोन की प्रिया। यही वह महिला फराव का नाम था। लैट्स के हैंडल पर यह बदलाव और भी स्पष्ट हो जाता है। सोने से मढ़े हुए चित्रलिपि तुतनखामुन का नाम दर्शाते हैं, लेकिन उकेरे गए रूपरेखा स्पष्ट रूप से महिला फराव के नाम से मेल खाते हैं।
इसलिए यह महल रानी का था, लेकिन इसके सजावट में परिवर्तन किए गए थे ताकि उसे दफनाया जा सके। वह कौन था? अब मार्का गाबोल्ड का ध्यान एक छोटे से वस्तु की ओर गया। ये एक आभूषण था जो शाही कब्र में भी मिला था। इस पर देवी मुत की छवि बनी हुई है, लेकिन अखनातोन के शासनकाल में इस देवी की पूजा करना मना था। केवल अटोन की पूजा की अनुमति थी। इसका मतलब इस आभूषण की मालकिन पारंपरिक धर्म की ओर लौट आई। लेकिन यह किसके बारे में है? ऐसा फ्नोट ने कहा। मैं अपने विजयी पुत्र राजा की ओर हाथ बढ़ा रहा हूं। मेरे पंख तुम्हारी पूर्णता से कांप रहे हैं, तुतनखामुन। इसमें काटूशा। हम स्पष्ट रूप से तुतनखामुन का नाम देख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे मूल नाम के निशान दिखाई देते हैं, जो भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। नेफरनाफ्रुआटन, अपने पति के लिए उपयोगी महिला फराओ। इसका मतलब यह है कि यह मेरिटाटोन थी, न कि तुतनखामुन, जिसने उनके पिता द्वारा शुरू किए गए अध्याय में पूर्णविराम लगाया। भाग्यशाली निर्णय जिसने राज्य के इतिहास को बदल दिया। तो फिर वे वस्तुएं क्या हैं जो फिरौन के अवशेषों के संपर्क में आई थी? सोने का सरकोफेग 2 अन्य सुनहरे ताबूतों में रखा गया था। ये संरचना एक बिस्तर पर टिकी हुई थी, जो कि गुलाबी ग्रेनाइट के सरकोफेगस के अंदर स्थित था, और उसे 4 और ताबूतों में रखा गया जो सोने से मढ़े हुए थे। मार्क गोबोल्ड उनमें से एक का गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। इस बार फिरौन का नाम पूरी स्पष्टता के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन चित्रलिपियां कुछ असामान्य रूप से स्थित हैं। दोनों के बीच बहुत ज्यादा जगह है, और यह मिस्रविद को ध्यान आकर्षित करता है। तुतनखामुन जीवित सत्य। हम यहाँ 3 अक्षर एक के नीचे एक देखते हैं, लेकिन वे असमान रूप से स्थित हैं। एक और अक्षर के लिए जगह है। इसका मतलब है कि पहले शिलालेख जीवित सत्य था, और फिर स्त्रीलिंग को दर्शाने वाला अक्षर सोने से ढका गया, मिटा दिया गया और अदृश्य हो गया। बस खाली जगह बची है। यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर सोना है, जिसमें लाल रंग के शेड्स हैं। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इस स्मारक की एक कहानी है, बहुत जटिल कहानी। जहां भी राजा का नाम लिखा होता है, वहां सोना अधिक चमकीला होता है। बाकी जगहों पर यह गहरा होता है और उसमें लाल रंग के अधिक शेड्स होते हैं। यानी पहले यह सरकोफेग एक राजा के लिए बनाया गया था, फिर उसका नाम हटा दिया गया, सोने की परत चढ़ाई गई और ऊपर दूसरा नाम लिखा गया। लेकिन नया सोना अधिक पीले रंग का है, जो स्पष्ट रूप से स्मारक की मूल लालिमा पृष्ठभूमि पर उभरता है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। अंत में तुतनखामुन का मुखौटा का सवाल रहता है। 10 किलोग्राम शुद्ध सोना फिरौन के खजाने की सबसे प्रसिद्ध वस्तु है। कैसे विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया था, या यह उसकी बड़ी बहन द्वारा बदला गया मुखौटा है? मार्क गोबोल्ड ने नए सबूत पाए हैं
जो फिर से मेरे टोटो की ओर इशारा करते हैं। इस कार्टूश पर फिर से पिछले पते के मुश्किल से दिखाई देने वाले निशान दिखाई देते हैं। पुनः स्थापित प्रतीक दिखाते हैं कि यह वस्तु एक महिला फराओ के लिए बनाई गई थी। बाद में उसका कार्टूश तुतनखामुन के कार्टूश से बदल दिया गया। संभवतः ऐसे शानदार वस्त्र प्रत्येक फराओ के लिए बनाए जाते थे, लेकिन मेरिडाटोन एक महिला थी और वह भी बहुत युवा। निश्चित रूप से ऐसी विशेषाधिकार प्राप्त करना पुरुष फराओ की तुलना में कठिन था। शायद उसने कुछ असाधारण किया हो। वानार्निया की एक कब्र इस बात की पुष्टि करती है। यह मरीरा आई आई की समाधि है, जो अखीनातेन के समय शाही हरम के प्रबंधक थे। पहली छवि में शाही परिवार का चित्रण उनके शासन के 12वें वर्ष में है, जब तक उन पर विपत्ति नहीं आई थी। यहाँ हम एक सच्ची पारिवारिक मुसीबत देख रहे हैं। पति पत्नी साथ हैं, वे खुश हैं। अखीनातेन नेफरतिति का हाथ पकड़े हुए हैं। संभवतः रानी पहले से ही भविष्य के पुत्र तुतनखातून के साथ गर्भवती है। 6 राजकुमारियां राजा और उसकी पत्नी के पीछे चित्रित की गई हैं। दूसरी छवि में 3 साल बाद की फिरौन का परिवार है। अखीनातेन और नेफरतिति की मृत्यु हो गई। हम एक और शाही जोड़ी को देखते हैं। दाईं ओर मेरिटाटो खड़ा है, बाईं ओर स्फेन खकारा है, वो फिरौन जिसने कभी शासन नहीं किया। यहाँ एक चालाक षड्यंत्र दिखाया गया है, जो महिला फराओ ने हित्ती साम्राज्य के खिलाफ रचा था, जो उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। सबसे पहले मेरिटाटोन ने अपने छोटे भाई तुतनखामुन को दरबार से हटा दिया और यहाँ वह अपनी थाई माँ के साथ चित्रित है। उसकी उम्र लगभग 5 साल है। फिर वह राजा हिरतोफ की ओर रुख करती है, जिसका राज्य मिस्र के मध्य पूर्वी व्यापार पर नियंत्रण के लिए खतरा है। वह उनसे अपने बेटों में से एक को अपने पति के रूप में देने का अनुरोध करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद राजा उससे जवाब देता है, मैंने बेटे को भेजा था। वह लिखता है, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। शायद मेरिटाटोन जाहिद की राजकुमार से शादी करने का इरादा नहीं रखती थी। उसने बस समय जीत लिया। सेना के लिए टिन और तांबे की आपूर्ति को बहाल करने के लिए आवश्यक समय। यह अज्ञात है कि क्या उसकी हत्या उसके आदेश पर की गई थी या उसकी मृत्यु मिस्र के लिए एक आकस्मिक सौभाग्य थी, लेकिन यह असफल राजवंशीय विवाह प्राचीन दुनिया के इतिहास में कूटनीति की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। इतनी कम उम्र में शानदार कूटनीतिक जीत हासिल करने के बाद मेरिटाटोन ने मिस्रवासियों की नज़र में आवश्यक वैधता प्राप्त कर ली। मिस्रवासी यह भी मानते थे कि फिरौन को देश के कल्याण के लिए सार्वभौमिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। यही वह समय था जब मेरिटाटोन ने एक ईश्वर की अवधारणा और उन विचारों को त्याग दिया जिनके लिए उसके पिता ने अपना जीवन समर्पित किया था। रानी ने अमारना छोड़ने और सभी पारंपरिक देवताओं की पूजा के स्थान थीब्स लौटने का निर्णय लिया। मेरिटाटोन अपने साथ पूरे परिवार को ले जाती है, शामिल करते हुए मृतकों को। वह उन्हें राजाओं की घाटी में एक नई कब्र में दफनाती है।
अपनी माँ निजेटिटी और अपनी दादी रानी ती के लिए उसने अपने दादा फराव अमीनोदे आई 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 की कब्र चुनी। शिलालेख और कामुक पत्र, जिसे मिस्रवासियों द्वारा सामान्य जीवन में उपयोग किया जाता था, इस समारोह की तारीख को दर्शाता है। दो महिलाओं के शवों को उस युग के महान शासक, जिसने लगभग 40 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया, के सरकोफाग के किनारों पर दफनाया जाता है। तीसरा वर्ष, तीसरा महीना, बाढ़ का 7वां दिन। यह महिला फराव का अंतिम उल्लेख है। जैसा कि स्तंभ पर लिखावट से पता चलता है, 1 महीने बाद उसका भाई सिंहासन पर बैठा तो तनखामुन राजा बन गया। मेरे तातून गायब हो गई। यह शायद ही कोई संयोग था, लेकिन आज तक यही सब कुछ है जो हमें पता है। सबसे संभावित अनुमान यह है कि उसकी मृत्यु हो गई और उसका भाई वारिस बना। तो हमें केवल इतना ही निश्चित रूप से पता है कि उसे उस मकबरे में दफन नहीं किया गया था जिसे उसने अपने लिए तैयार किया था और जिसे बाद में तुतनखामन के लिए इस्तेमाल किया गया। निस्संदेह उसे दफनाया गया था, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ। संभवतः पहले से मिली हुई लेकिन पूरी तरह से लूटी गई कब्रों में से एक में, या उसकी कब्र अभी भी खोजी जानी बाकी है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसे कहाँ दफनाया गया था। हाँ, क्या तुतनखामुन के राज्याभिषेक के समय वह बच्चा था? खजाने में से एक वस्तु हमें उसके साम्राज्य की शुरुआत की कल्पना करने की अनुमति देती है। उसका प्रसिद्ध सिंहासन, जो मकबरे में भी पाया गया था। पीठ पर तुतनखामुन को उसकी एक और बहन अंखेसनमुन के साथ दिखाया गया है, जिससे वह संभवतः विवाहित था। सिंहासन एक वयस्क व्यक्ति के लिए बनाया गया है। क्या यह युवा राजा के राज्याभिषेक के समय के लिए बनाया गया था? ध्यान दें, मार्का कपोल्डो का ध्यान निचले हिस्से की ओर आकर्षित हुआ। जाहिर है वह आदि महान थी। आप देख सकते हैं यहां सजावटी तत्व थे। संभवतः वे टूट गए क्योंकि सिंहासन पुराना था। लेकिन शायद बात कुछ और थी, जो तुतनखामुन के सिंहासन के पैरों के बीच हो सकता था। संभवतः बिल्कुल वैसे ही आभूषण जैसे दूसरे शाही सिंहासन पर। बच्चे की कुर्सी भी मकबरे में मिली। सरकंडे की डंडियां, ऊपरी और निचले मिस्र के 2 क्षेत्रों के संघ का प्रतीक। कल्पना कीजिए कि इस सिंहासन पर, जो एक वयस्क व्यक्ति के लिए बनाया गया है, एक 7 साल का बच्चा बैठा है। 7 साल का बच्चा क्या करता है, जिसे लंबे समय तक बड़े सिंहासन पर बैठना पड़ता है? वो अपने पैरों को हिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि एड़ी से कुर्सी पर मारने के कारण ये तत्व टूट गए थे। जब वे टूट गए तो उन्हें सभी तरफ से पूरी तरह से हटा देने का निर्णय लिया गया, सुंदरता के लिए। लेकिन यह साबित करता है कि तुतनखामुन बहुत युवा था। उसकी उम्र 7 या 8 साल थी जब वो इस सिंहासन पर बैठा था, और यह सिंहासन उसके लिए नहीं बल्कि एक वयस्क के लिए बनाया गया था। किसके लिए? जवाब पीठ के पीछे की तरफ है। मैं मानता हूं कि सोने की परत को मूल सजावट के साथ हटा दिया गया था,
और इसे हटाते समय इससे नुकसान पहुंचाया गया। फिर नए सजावटी तत्व जोड़े गए, जिन्हें फिर से पत्ते वाले सोने से ढका गया। इस सिद्धांत की पुष्टि एक और खोज से हो सकती है, प्रसिद्ध स्तंभ पर रहस्यमयी शिलालेख, जो तुतनखामुन के सिंहासन पर आरोहण के सम्मान में स्थापित किया गया था। फिर कई दिनों के बाद उसकी महिमा अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गई और पहाड़ के किनारों पर शासन करने लगी। मेज पर लिखावट कहती है कि तुतनखामुन अपने पिता के सिंहासन पर बैठा है। हम बताएं, इसे शाब्दिक रूप से समझा जाना चाहिए, और यह वास्तव में अखनातोन का सिंहासन था, जिसे गेतुतनखामुन ने अपने शासनकाल की शुरुआत में पुनः निर्मित किया था। नवयुवक फिरौन, जिसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, को एक और प्रतीकात्मक कार्य करना बाकी था। उसके पिता, जो अमारना में दफनाए गए थे, शायद एक बुरे राजा माने जाते थे, लेकिन तुतनखामुन को उसका उत्तराधिकारी बनना था, और इसके लिए उसे एक काम करना था। यह गहराई उस जगह पर है जहां अखेनातेन का सरकोफेग खड़ा था। उसे यहाँ दफनाया गया था। यहीं पर फिरौन तुतनखामुन के दूत आए थे, ताकि उसकी मम्मी को ले जाकर राजाओं की घाटी में पुनः दफनाया जा सके। उन्होंने यहाँ पर सरकोफेग छोड़ दिया। बाद में इसे तोड़ दिया गया, शायद इसलिए ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। क्या यह संभव है कि इस फिरौन की याददाश्त को इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया जाए? उनके अवशेषों को डोना में पुनः दफनाना केवल उनकी मम्मी को राजाओं की घाटी में वापस लाना नहीं था, जहां नए साम्राज्य के सभी फराव दफनाए गए थे। बात वंशानुगत कानूनों के पालन की हो रही थी, जिसके बारे में इस पपीरस में कहा गया है। जो दफन करता है वही वारिस होता है, इसमें लिखा है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति फिरौन को दफनाता है वही उसका कानूनी उत्तराधिकारी होता है। तुतनखामुन ने एक साधारण व्यक्ति की कब्र चुनी। मृत फिरौन को उसकी एक विदेशी पत्नी के सरकोफेग में दफनाया गया, जो अपमानित हो गई थी कि इस प्रकार 1327 ईसा पूर्व में तुतनखामुन अंततः नया फराव बन गया। तुतनखामुन की मृत्यु के समय उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। उसने अभी अभी अपने शासन की 10वीं वर्षगांठ मनाई थी। हम जानते हैं कि वह कब मना, उसके मुगी पर फूलों की माला के कारण। ये फूल केवल मार्च के अंत, अप्रैल की शुरुआत में ही खिलते हैं। प्राचीन मिस्र में मृत्यु और दफन के बीच 70 दिन का समय होना चाहिए था। वैज्ञानिकों ने यह स्थापित किया है कि फिरौन की मृत्यु दिसंबर से फरवरी के बीच हुई थी। अब तक खोजी गई सभी शाही मम्मियों में से तुतनखामुन की मम्मी सबसे खराब संरक्षित मम्मियों में से एक है। पैंतीस सदियों के बाद हावर्ड कार्टर को मिस्र के पुजारियों के काम को समझने में कुछ हफ्ते लगे। मम्मियों को बिना नुकसान पहुंचाए ताबूतों को अलग करना आवश्यक था, ताकि फिरौन के शरीर तक पहुंचा जा सके और मम्मी का निरीक्षण किया जा सके। मम्मियों की बारी आई। उसके बैंडेज को हटाना असंभव था, क्योंकि वे भी रेजिन से सख्त हो गए थे। उन्हें काटना पड़ा, और इस तरह हावर्ड कार्टर ने लगभग 200 वस्तुएं खोजी जो पट्टियों में छुपी हुई थी। जब कार्टर ने काम खत्म किया, राजा का शरीर पूरी तरह से नग्न था।
सिवाय खोपड़ी के, जिस पर मोतियों से सजी टोपी लगी हुई थी। अंततः इस टोपी को उसने शिशु रहते हुए पहना था। इसके अलावा छाती पर सोने और नीले हॉलियान का शानदार हार था, जो फारो के शरीर में धंसा हुआ था। लेकिन जब हावर्ड कार्टर ने पूरा बॉक्स रखा और उसे मकबरे में वापस कर दिया, तो मोटापे का बड़ा हिस्सा गायब हो गया। अगले वर्षों में लुटेरों ने मम्मी के धड़ को काट दिया ताकि वे मोटापे के अवशेषों को ले जा सके। उन्होंने मोती की टोपी भी चुरा ली। इसलिए आज फिरौन अपनी कब्र में उन वस्तुओं के बिना लेटा है जो उसके शरीर पर दफनाते समय रखी गई थी। तुतनखामुन की कब्र अपने खजाने से वंचित हो गई, लेकिन दफन कक्ष के केंद्र में गुलाबी ग्रेनाइट का शानदार सरकोफेगस बचा रहा। तुतनखामुन को बहुत छोटी कब्र में दफनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर था। संभवतः यह एक साधारण व्यक्ति की कब्र थी जो समारोह से पहले उसकी इच्छाओं के अनुसार सजाई गई थी। तुतनखामुन की कब्र को एक असामान्य दृश्य से सजाया गया है, जो मिस्र की कला के इतिहास में पूरी तरह से अनोखा है। पहली और आखिरी बार यहाँ एक चित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक फराव अपने पूर्ववर्ती को दफनाते हुए दिखाया गया है। दाईं और हाल ही में ताज पहनाए गए फिरौन एई को दिखाया गया है, जो हाल ही में मरे हुए युवा तुतनखामुन की मम्मी पर अंतिम दफन समारोह कर रहे हैं। इस चित्र में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि फराओ एई की उम्र, वो अपने पूर्ववर्ती तुतनखामुन की तरह ही युवा विशेषताओं से संपन्न है। लेकिन यह ज्ञात है कि इन दो ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच 2 पीढ़ियों का अंतर था। एई तुतनखामुन के दादा के रूप में योग्य थे और संभवतः उनकी माता की ओर से दादा थे। यानी हमारे सामने एक दादा है जो अपने जल्दी मरने वाले पोते को दफना रहा है। फिरौन एई केवल 3 साल तक शासन करेगा। उसकी मृत्यु इस अशांत समय के अंत और मिस्र के पुनर्जागरण की शुरुआत को चिन्हित करेगी। जहां तक तुतनखामुन का सवाल है, तो उसे जल्दी ही भुला दिया जाएगा 3300 वर्षों तक, जब तक उसकी सीमा